Good evening, everyone. Good evening. Welcome to session. Good evening, everyone. So, if you remember in the last class, we were talking about trigonometry. So, we dealt with some of the basic ideas of trigonometry in the last class. So, जितना भी हमने किया है, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने कौन-कौन से एस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के कवर किए हैं. तो पहला जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल का मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है. तो वो हम लोगों ने सीखा बाय यूजिंग CAST रूल. यू रिमेम्बर CAST रूल जो हमने देखा था लास्ट क्लास में. आई होप CAST रूल यूज करके और हमने दो डिफरेंट फॉर्मूले देखे थे, इफ यू रिमेम्बर राइट. CAST रूल था और प्लस इसके साथ जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था अगर मेरे पास कोई भी ट्रिगो फंक्शन है, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूँ n इंटू 180 डिग्री, n स्टैंड्स फॉर एनी इंटीजर, प्लस माइनस थीटा, तो क्या मेरा रिजल्ट आता है ट्रिगो थीटा. और इसके आगे एक प्लस माइनस का साइन आएगा जो कहां से डिसाइड होगा, CAST रूल से. CAST रूल याद है क्या होता है? CAST रूल ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस. क्या ये CAST रूल जो मैंने सिखाया था आपको, राइट? यू नो दिस. तो ये दूसरा जो फॉर्मूला था वो था ट्रिगो फंक्शन अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो रिजल्ट हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो. याद है? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो थीटा और इसके आगे प्लस या माइनस साइन, दैट इज डिसाइडेड बाय CAST रूल. याद है? तो ये हम लोगों ने देखा था. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, राइट? ये एस्पेक्ट से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन एटसेट्रा एटसेट्रा. ये हम लोगों ने देखा. ये देखने के बाद याद करो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली समझा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग में हमने क्या सीखा कि सपोज आई एम हैविंग cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो फाइंड थीटा. तो ये सीखने के लिए हम लोगों ने ग्राफ समझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे कि साइन और कॉस. और साइन और कॉस ही हमें सबसे ज्यादा यूज होता है इन फिजिक्स. तो साइन और कॉस का ग्राफ हम लोगों ने समझा. तो जिन लोगों ने भी इस चीज को मिस किया है, मेरा उनको ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर्स, जिसकी पूरी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. आप उन लेक्चर्स को देखें अपने लीजर टाइम पे, जब भी आपको आपके प्रीलिम से या स्कूल टाइम से ब्रेक मिल रहा है उसे देखें और कंप्लीट करें. cos थीटा इक्वल टू हाफ, फाइंड थीटा. तो ग्राफ्स हमने देखा. ग्राफ में हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट समझे लाइक सिमेट्री हमने समझा. सिमेट्री को कैसे यूज करते हैं ग्राफ में, साइन और कॉस के ग्राफ में, वो हम लोगों ने समझा. तो वो समझने के बाद ग्राफ का कंस्ट्रक्ट, इसके ऊपर ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए कि ग्राफ अगर साइन थीटा प्लस समथिंग हो, साइन थीटा माइनस समथिंग हो, कैसे उस ग्राफ को बनाएंगे बाय यूजिंग द सर्कलोमेट्री, ये हम लोगों ने समझा. तो बेसिकली अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे एस्पेक्ट, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स. तो फिजिक्स में ये सब एस्पेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करना पड़ता है. इसके अलावा हम लोगों ने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टाइप के क्वेश्चंस किए कि कोई भी अननोन एक ट्रायंगल में या एक सर्कल में हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. तो बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा एस्पेक्ट है जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो है कोई भी अननोन साइड निकालना या अननोन एंगल निकालना. तो अननोन एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग, अननोन साइड निकालने के लिए यूजिंग द बेसिक रूल्स ऑफ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा करके वो आपको निकालना होता है. तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ी थी. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट? तो ये एस्पेक्ट आपको पूरी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए. अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है, इसके बाद हम आज जो है वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में जो एस्पेक्ट अपने को सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री में. तो बेसिकली ज्योमेट्री में अगर हम देखें ध्यान से, तो ज्योमेट्री में वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ सर्कल. यही दो शेप्स की ज्योमेट्री में हम इंटरेस्टेड होते हैं, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ सर्कल. ठीक है, सर्कल का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्कल यूज नहीं होता, सर्कल भी यूज होता है. तो ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल और ज्योमेट्री ऑफ सर्कल हम जनरली देखते हैं. अभी ज्योमेट्री को अगर मैं ध्यान से देखूं, ज्योमेट्री में आप बेसिकली करते क्या हो, व्हाट यू डू इन ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट को देखोगे, जितना ज्योमेट्री आपने किया है,
तो either you are interested in finding length of sides और एरिया और पेरीमीटर। अब एरिया और पेरीमीटर को हम लोग स्पेसिफिकली मेंसुरेशन में डील कर लेते हैं, और लेंथ ऑफ साइड्स निकालने की बात जो आती है, लेंथ ऑफ साइड्स या रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स या रेशियो ऑफ लेंथ्स, ये हम जनरली इंटरेस्टेड होते हैं ज्योमेट्री में फाइंड करने के लिए। एक एस्पेक्ट ये होता है लेंथ ऑफ साइड्स या रेशियो ऑफ लेंथ्स निकालने के लिए, यही मेजर एस्पेक्ट होता है। और दूसरा होता है फाइंडिंग अननोन एंगल्स। तो ये दो एस्पेक्ट अपने को एकदम क्लियर होने चाहिए कि हम जब हम जब ज्योमेट्री करते हैं तो ज्योमेट्री में यही सब चीजें हमें करना पड़ता है। अभी अगर आप देखोगे कि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप ध्यान दोगे कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री किया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने बेसिकली यही किया है, इधर हमने लेंथ निकाला या रेशियो ऑफ लेंथ निकाला या साइड्स या एंगल निकाला। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यही करते हैं, ज्योमेट्री में भी हम यही करते हैं। लेकिन ज्योमेट्री, जब हम स्पेसिफिकली ज्योमेट्री की बात करते हैं, देन वी डू नॉट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन कॉस एंड टैन। इसको हम लोग यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? वी यूज बेसिकली सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंगल्स, like angle in a straight line is 180 degree, alternate angles are equal, corresponding angles are equal, vertically opposite angles are equal, three angles of a triangle makes 180 degree। ये सब बेसिक रूल्स हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो ये हमें समझना है कि हम ज्योमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं, लेंथ ऑफ साइड्स या रेशियो ऑफ लेंथ्स निकालने के ऊपर हम इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर अननोन एंगल्स निकालने के ऊपर हम इंटरेस्टेड होते हैं। अभी इसके एक एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ हम ऐसा करते हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी आएगी कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। देखिए, जब मुझे लेंथ ऑफ साइड्स निकालने की बात आएगी लेंथ ऑफ साइड्स, तो लेंथ ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। देखो, अगर हम प्योर ज्योमेट्री रूल्स की बात करें तो लेंथ ऑफ साइड्स निकालने के हमारे पास तरीके हैं। पहला सबसे बेसिक, पाइथागोरस। दूसरा, हम लेंथ ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी मेथड से भी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है कोई और फिगर, बट जनरली हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ही ज्यादा डील करते हैं अपने स्टैंडर्ड 10th लेवल तक। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ये भी हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ ऑफ साइड्स। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरा जो मेथड होता है फॉर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। याद है, कॉन्ग्रुएंसी के साथ आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ा हुआ है इन स्टैंडर्ड 10th लेवल। जी, आपके बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। क्या क्लैरिटी है? सो करेक्ट। सो ध्यान से देखिए, तो हम जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में बेसिकली हम यही तीन एस्पेक्ट यूज करते हैं एक्सटेंसिवली फिजिक्स में। इधर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन अननोन साइड, या फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे, या सिमिलैरिटी यूज करेंगे। ये तीन एस्पेक्ट अपने को क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब इन तीन में से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है पहला सिमिलैरिटी और दूसरा पाइथागोरस। सबसे ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज है, बट बहुत ज्यादा फिजिक्स में इसका यूज नहीं होता है, बट दिस इज हाउ वी यूज इट। अब अननोन एंगल्स निकालने के लिए हमने जैसा कि बोला कि थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेक्स 180 डिग्री, पैरेलल लाइन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब जो एस्पेक्ट है ये हम अननोन एंगल्स निकालने के लिए यूज करते हैं। अभी अननोन एंगल्स निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करते हैं, ज्योमेट्री भी यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन वी विल यूज इधर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और अ मिक्स ऑफ बोथ टू फाइंड आउट साइड लेंथ, रेशियो ऑफ साइड्स और एंगल्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये चीज आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्री से हम करते क्या है, क्या अचीव करते हैं। दिस इज व्हाट वी अचीव, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, अभी इसमें भी देखो पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी आपको खुद फील आ जाएगी कि पाइथागोरस थ्योरम को अगर हमें अप्लाई करना है तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्या ये समझा?
मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बिना हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। लेकिन सिमिलैरिटी जो है, सिमिलैरिटी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि द ट्रायंगल हैज टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, इट कैन बी एनी ट्रायंगल। और सिमिलैरिटी अप्लाई करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए। सो व्हेन वी से सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर, तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो पहले उनको सिमिलर प्रूव करना है, और सिमिलर अगर होते हैं तो हम बोलते हैं कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। याद है, स्टैंडर्ड 10th लेवल में आप ये पढ़ रहे हो, आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, याद है। तो बेसिकली सिमिलैरिटी में हम करते क्या है, हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है। अभी सिमिलर प्रूव करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा तरीका यूज होता है सिमिलर प्रूव करने का, एंगल एंगल एंगल। हम दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के बराबर कर देते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। सो तीन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू थ्री एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। जब ये होता है तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हम बोलते हैं, और उसके हिसाब से हमें अननोन साइड्स या रेशियो ऑफ साइड्स निकल के आ जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी यूज। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योमेट्री में कौन सा एस्पेक्ट हमें सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में। एक है पाइथागोरस और दूसरा है सिमिलैरिटी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। लाइट जो आप पढ़ते हो, लाइट स्टैंडर्ड 10th में थोड़ा बहुत आपने लाइट पढ़ा हुआ, याद है, मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, याद है। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में इसको बेसिकली जब आप स्टैंडर्ड 11th में या 12th में इसको पढ़ोगे, जब फिजिक्स पढ़ोगे 11 12th का, तो इस ऑप्टिक्स के आगे एक वर्ड ज्वाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि स्टैंडर्ड 11th 12th लेवल की ऑप्टिक्स करने के लिए यू शुड हैव साउंड फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। यू शुड हैव साउंड फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपकी ज्योमेट्री की फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अच्छा करोगे। और उसमें भी साउंड फंडामेंटल्स ज्योमेट्री किस चीज का, मैं बताता हूँ, सुनिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना जो सिमिलर है, और फिर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। याद है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं क्विक रिकैप कराऊं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट का, तो आपके पास क्या होता है सिमिलैरिटी, सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सिमिलैरिटी इज ऑलवेज applied for two figures। अब ये फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमारे लिए दो ट्रायंगल्स होंगे, मैक्सिमम। पूरे फिजिक्स का कोर्स अगर आप देख लो तो हमें मैक्सिमम ट्रायंगल की सिमिलरिटी के साथ ही डील करना पड़ता है, मैक्सिमम। और स्टैंडर्ड 10th लेवल में भी हम, या 8 9 10th लेवल में भी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही करते हैं। तो इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर टू फिगर्स, दैट इज टू ट्रायंगल्स। क्लैरिटी है ये, दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी स्टैब्लिश करते हैं। अब सिमिलरिटी स्टैब्लिश करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मोस्ट कॉमन तरीका जो है, मोस्ट कॉमन थियरम फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये क्या होता है, इज ए पढ़े हो। अगर एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाए तो क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर इस तरीके से प्रूव कर देते हैं, वंस बाय ए two triangles are proved similar, two triangles are proved similar, once by a two triangles are proved similar, then we say that क्या, ratio of corresponding sides are in proportion, ratio of corresponding sides are in proportion। corresponding sides क्या होता है,
What is the meaning of corresponding sides? Ratio of corresponding sides are in proportion. याद है ये? क्या होता है corresponding side? Just give me a moment. Yeah. Any idea what is the meaning of corresponding sides? What is the meaning of corresponding sides? Any idea? देखो, सपोज मेरे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, I know the meaning but can't define it. Okay. Suppose I am having one triangle ABC, another triangle ADE. देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये एंगल के बराबर है, this angle is equal to this angle, and this is the third angle which is common to both the triangles. So आप ऐसा लिखते हो, triangle ABC is similar to triangle ADE by angle. ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड? सुने, जो एंगल इक्वल है, व्हेन आई एम सेइंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सुने, तो एंगल ए के ऑपोजिट में ट्रायंगल एबीसी में कौन सा साइड है? बीसी। और एंगल ए के ऑपोजिट में ट्रायंगल एडीई में कौन सा साइड है? डी। तो BC बाई DE का रेशियो जो है, दिस इज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल? एंगल ए। तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा दोनों ट्रायंगल में? क्या ये समझा? ये BC है और ये D है, क्या ये समझा? मैं आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। बच्चा ये चीज तो याद कर लेता है लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि उसको कैसे इसको अप्लाई करना है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये समझता है आप लोग? आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये समझता है। क्या क्लियर है ये? तो एंगल ए, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो BC अपॉन डी, ये जो रेशियो है BC और DE का, अब सोचो एंगल ए के बराबर है। सिमिलरली क्या एंगल B इन ट्रायंगल ABC इज इट इक्वल टू एंगल D इन ट्रायंगल ADE? तो एंगल B के ऑपोजिट में ट्रायंगल ABC में कौन सा साइड है? क्या ये AC है? और एंगल D के ऑपोजिट में ट्रायंगल ADE में कौन सा साइड है? क्या ये AE है? सो AC अपॉन AE इज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल B एंड एंगल D। क्या ये क्लियर है? सिमिलरली थर्ड एंगल क्या होगा? थर्ड एंगल होगा एंगल C इज इट इक्वल टू एंगल E। तो एंगल C अगर एंगल E के बराबर है तो एंगल C के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? AB। और एंगल E के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? AD। सो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, दैट इज BC अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AD। क्या क्लियर है ये? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या क्लियर है ये? तो ये रिलेशनशिप आपको लिखना पड़ता है जब आप दो ट्रायंगल सिमिलर करते हो। ये रिलेशनशिप जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ज्योमेट्री में पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। मतलब आपको मैं ये बोल दूं कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 30 to 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे आपसे। आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये फंडा? क्या क्लियर है ये? समझा क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये आपको आना चाहिए। तो ये अभी देखो, अभी जनरली रिक्वायरमेंट कैसी होती है, सुनो ध्यान से। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फील करें। सपोज ये एक वॉल है और ये एक रोड है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज वी आर हैविंग। ये एक वॉल है और ये एक रोड है, फील करें, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड, सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, तो ये बल्ब है। क्या इस बल्ब से रोशनी चारों तरफ 3D में फैलेगी? फैलेगी, पक्का। अब सुनो, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन की हाइट h है। कॉन्सेप्ट समझना, पर्सन की हाइट h है और ये जो पर्सन है ये इस वॉल से L लेंथ पे है। क्वेश्चन है, फाइंड हाइट ऑफ, और लेंथ ऑफ, हाइट नहीं, फाइंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पर्सन। फाइंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पर्सन। कैसे निकालोगे? फाइंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पर्सन कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? क्या सोच रहे हो बताओ। अच्छा, ये बल्ब जो है ये हाइट पे है, डी हाइट पे है ये बल्ब फ्रॉम द ग्राउंड। आपको लेंथ ऑफ द शैडो निकालनी है, कैसे निकालोगे? एनी थॉट? इसके लिए देखो, एक बेसिक आपको फिजिक्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि इस बल्ब से क्या चारों तरफ रोशनी बिखर रही है 3D में? पर अपने को सभी रेज ऑफ लाइट से मतलब नहीं है। अपने को उस रे ऑफ लाइट से मतलब है जो इस बल्ब से निकल रही है और इस पर्सन के हेड को टच करके जमीन पे आके हिट कर रही है। समझे? क्या ये है हमारा लेंथ ऑफ द शैडो विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड? देखो, क्वेश्चन कुछ और था, बट क्या आपको दिख रहा है? अच्छा बेटा, अब कोई ये समझ सकता है कि ये तो ज्योमेट्री है, सिमिलैरिटी है बस। क्या आपको दिख रहा है? देयर आर टू ट्रायंगल्स यार, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। एक है ट्रायंगल PQR और दूसरा है ट्रायंगल PST। दिख रहा है आपको? क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है एवरीवन? या यस और नो? करेक्ट। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? ये एंगल के बराबर, ये कॉमन एंगल है, और ये एंगल भी ये एंगल के बराबर है फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन? यस सर। तो क्या मेरा रिलेशनशिप ऐसा कुछ बनेगा गाइस? H/D। अच्छा, एक और बात, बहुत छोटी सी बात है, ये आपको आपके आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। आई एम प्रीटी मच श्योर एवरीबडी नोज इट। देखो, जब आपने दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तो एक और पॉइंट आपको कंसिडरेशन में रखना है, एंड व्हाट इज दैट? अगर दो ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, सुने, अगर आपने दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रायंगल के पार्ट्स को या साइड्स को न्यूमरेटर में रखना है। तो जिस ट्रायंगल के पार्ट्स या साइड्स को आपने न्यूमरेटर में रखा है, आपको एंश्योर करना है कि जितने भी रेशियोज को आपने इक्वालिटी के साथ ज्वाइन करके प्रोपोर्शन बनाया है, सारे रेशियोज में उसी ट्रायंगल के साइड्स न्यूमरेटर में आए। क्या आपको चमका मैंने क्या बोला? अदरवाइज आपका सिमिलरिटी का जो रेशियो बनेगा वो गलत हो जाएगा। आपको समझा मैंने क्या बोला? जैसे अगर मैंने H/D रखा है, तो क्या मैंने छोटे वाले ट्रायंगल QPR का साइड को न्यूमरेटर में रखा है और बड़े वाले ट्रायंगल QPST के साइड्स को मैंने डिनोमिनेटर में रखा है? तो जो तीन रेशियोज बनेंगे
तीनों में मैं यही सीक्वेंस रखूंगा, न्यूमरेटर में छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स को रखूंगा और डिनोमिनेटर में बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स को रखूंगा। क्या ये क्लियर है सबको? क्लियर है? बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम आता है। तो h बाई डी इज इक्वल टू, अब क्या करूं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मैं x बोलता हूं, x डिवाइडेड बाई क्या x प्लस एल। क्या इसको सॉल्व करके x की वैल्यू लाई जा सकती है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यूज करें, सॉल्व करें, आंसर लाएं। क्या क्लियर है ये? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक एस्पेक्ट है, बहुत काम आता है। मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि बिना सिमिलैरिटी के आपकी फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो सकती, पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और आप ऐसे बहुत से अदर एरियाज में भी देखोगे जहाँ पे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो 100% रिक्वायर्ड सिमिलैरिटी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। मतलब सिमिलैरिटी इज अ वेरी एसेंशियल टूल, इसके बिना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं हो सकता। क्या क्लियर है ये? भले आप प्लेन मिरर ले लो, कर्व्ड मिरर ले लो, जो मिरर ले लो, कुछ नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल यू नो सिमिलैरिटी वेल। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखो, ज्योमेट्री में बहुत सारे वैसे बेसिक रूल्स हैं जो काम आते हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है, वो रूल मैं बता रहा हूं। उस रूल को पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज थीटा, देन एंगल बिटवीन perpendiculars to the two lines is also theta। क्या समझे? मस्त चीज बता रहा हूं। अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सर ने बता दिया। देखो, सपोज दो ऐसे लाइंस हैं, इनके बीच का ये एंगल कितना है बेटा जी? थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन खींच रहा हूं इसके परपेंडिकुलर, देखना, बेस के परपेंडिकुलर, और एक लाइन खींच रहा हूं मैं इसके परपेंडिकुलर। किसके? ये जो दूसरा लाइन है उसके परपेंडिकुलर। समझे? तो इनके बीच भी एंगल क्या होगा? तो दो लाइन के बीच में जो एंगल होगी, क्या उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगी? क्या मेरी बात समझ में? दो लाइन के बीच में जो एंगल होगी, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगी। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपने कभी अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए हैं तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम बन सकते हैं, कि दो लाइन के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल। खट से आंसर आता है। क्या क्लैरिटी है? ये क्लियर है ये पॉइंट? दो लाइन के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल। इसको आप प्रूव कर सकते हो। सो प्रूविंग द सेम इज अ होमवर्क फॉर यू। प्रूविंग इज होमवर्क फॉर यू। ट्राई करना। आप लोग प्रूफ किए हो ज्योमेट्री में बहुत सारा। वैसे प्रूफ की जरूरत हमारे स्टैंडर्ड 10th लेवल, सॉरी 11th 12th लेवल में प्रूफ ऑफ ज्योमेट्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटलीस्ट जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज जो फिजिक्स हम कर रहे हैं उसमें प्रूविंग की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस रूल को आप ऐसे समझ लो कि आपको सुपर डुपर वे में हेल्प करने वाला है। कहाँ ये रूल कहाँ हेल्प होगा? वेयर इट विल बी सुपर क्रूशियल, वेयर इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। It will be very very helpful in one of the areas of maths which is called vectors, जो हम पढ़ेंगे। वेक्टर्स आप स्टैंडर्ड 10th लेवल में नहीं पढ़ते हो, तो वेक्टर्स में भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
तो जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, भाई रिजोल्यूशन क्या होता है आपको अभी शायद उसका आइडिया नहीं है, तो मैं ज्यादा इस पे ऊपर अभी नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब होगा तब आपको समझ में आए कि ये जो आपने छोटी सी बात पढ़ी है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होने वाला है। क्लैरिटी है ये? सो दिस विल बी सुपर डुपर वे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रूविंग द थिंग्स ऑफ। क्लैरिटी है ये? क्या ये समझा आपने? क्या क्लियर है? गुड। किसी बच्चे ने इसका प्रूफ भी दे डाला है, बहुत ही बढ़िया सोच है। आई हैव रेड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन, सो गो अहेड, आई थिंक यू वुड बी एबल टू प्रूव इट सुपर इजी। सिर्फ आप ध्यान रखना ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, दो ट्रायंगल में, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेक्स 180 डिग्री, इस कॉन्सेप्ट से भी अगर आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। वैसे सिमिलैरिटी से भी आपको दिख रहा है, हाँ एंगल एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल का तो झक मार के इक्वल होना पड़ेगा, तो थीटा आ जाएगा। वो क्लैरिटी यही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्रूविंग अभी हो गया, किसी बच्चे ने अभी कर दिया प्रूव, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग? बट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, मैं बता रहा हूँ, इसके बिना बात नहीं बनेगी। बात नहीं बनेगी इसके बिना। अब देखो इसके बाद और कौन से एस्पेक्ट काम आते हैं। इसके बाद एक और एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा काम आता है वो ये एस्पेक्ट है कि आप सबको इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, राइट? इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है बोलो? सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, इसके अलावा इसके अलावा क्या आपने ये सुना है ऑर्थो सेंटर? क्या आपने ये सुना है इन सेंटर? क्या आपने ये सुना है सरकम सेंटर? क्या आपने ये सुना है सेंट्रॉइड? सुना है क्या ये वर्ड्स कभी? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये सारा सेंटर्स, ऑर्थो सरकम इन सेंटर सेंट्रॉइड, ये सब एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट पे ये सब रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही, बाकी किसी ट्रायंगल में ही नहीं होता। यस, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब एक ही पॉइंट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ही पॉइंट। इसका मतलब कोई बच्चा बोलेगा अच्छा इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर मान लो मैं यहां से एक ऑल्टीट्यूड खींच रहा हूं और ये मेरा मान लो ऑर्थो सेंटर है, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री ऑल्टीट्यूड्स। अंडरस्टूड सर? तो अगर मैंने ये ऑल्टीट्यूड खींचा है दो साइड्स के ऊपर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टाइसेस, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई है ये ऑर्थो सेंटर है, क्या यही मेरा सरकम सेंटर भी बनेगा, इन सेंटर भी बनेगा, सेंट्रॉइड भी बनेगा? ऑर्थो सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सरकम सेंटर बना, मतलब सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या ये ऑल्टीट्यूड, क्या यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा इस अपोजिट साइड के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या क्लैरिटी है ये? फिर ये इन सेंटर भी है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो मैंने ऑल्टीट्यूड खींचा है फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, क्या ये इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऑल ऑफ यू आर ओके? दूसरा ये सेंट्रॉइड भी है, सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स। इसका मतलब ये जो मैंने ऑल्टीट्यूड खींचा है क्या ये ऑपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा? हाँ कर रहा है, देखो, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये मीडियंस भी है। तो समझने वाली बात ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसी ट्रायंगल है जिसमें इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड ये एक ही पॉइंट होता है।
अगर ये एक ही पॉइंट होता है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री काम आती है आपको, जिसके ऊपर सवाल बनाने पड़ते हैं, वो होता है ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, ठीक है, ये सब निकालने के ऊपर सवाल आता है। क्या आप ये सब निकाल सकते हो? सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट दिस लेंथ, सपोज दिस इज ए, this is B, this is C, and suppose this point is O. Can you find out BO? Can you find out OD? अब BO और OD निकालने के लिए क्या करें? क्या ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर भी है? क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा? नाउ फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल BOD. Is it a right angle triangle? Do you think it's a perfect candidate for application of trigo? देखो मैं आपको एक बात बोलूं, आप ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को एक साथ देखो। क्या होता है ना, स्टैंडर्ड 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को ऐसे माना जाता है कि ये दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन फिजिक्स में आप देखोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दे आर इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड, यू जस्ट कैन नॉट सेपरेट इट। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जहां पे सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों के एप्लीकेशन से सवाल बनेंगे। तो अच्छे सवाल जो होते हैं, प्रैक्टिकल सवाल जो होते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में फिजिक्स में यूज होते हैं, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों बहुत हद तक एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट यूज वट एवर इज सुटेड टू यू, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो अब आप फील करें इस ट्रायंगल बीओडी में, सपोज मुझे बीओ निकालना है, क्या मुझे बीडी पता है? हाँ, वो है a/2। यस। तो अब मुझे अगर बीओ निकालना है, क्या उसके लिए मुझे देखो, मुझे साइन कॉस टैन ये तीन निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री है, कौन सा लगाऊं ताकि मुझे बीओ मिल जाए? क्या कॉस 30 डिग्री करूं? समझता कि नहीं समझता? क्या cos 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? बेस इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज समथिंग व्हिच वी नीड टू फाइंड। तो क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा a/2 बाई cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो क्या आपका आंसर आ गया a/√3? बोलो समझा कि नहीं? एक तरीका ये हुआ बीओ निकालने, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपको ओडी निकालने के लिए बोले, अब आपके पास अगेन दो तरीका है, इधर साइन 30 कर लो या फिर आप बीओडी में पाइथागोरस लगा लो। तो आप देखो, मतलब इट इज सो इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री दैट आपको एक स्टेज में लगेगा कि यार मैं कुछ भी यूज कर लूं, मेरे को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम इसी के ऊपर, इसी मैथमेटिकल आइडिया के ऊपर, मतलब सॉल्विंग को इसी मैथमेटिकल आइडिया को रखते हुए सॉल्व किया जाता है। क्या आपको ये समझा? समझा? इसको सॉल्व करने का एक और तरीका देखो, अगर मैं, जो प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड है, अगर मैं इस ट्रायंगल एबीडी को देख रहा हूं, तो उसके हिसाब से ये लेंथ है ए, ये लेंथ है a/2, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एडी की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ a² माइनस a²/4, which is √3a²/4, which is √3/2a। समझा क्या? √3/2a आ रहा है। तो ये एडी की लेंथ है √3/2 है। अब यहाँ पे एक ज्योमेट्री का बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या ये रेशियो होता है 2:1? तो क्या अब आप रेशियो मेथड से एओ की लेंथ निकाल सकते हो और ओडी की लेंथ निकाल सकते हो? तो ओडी क्या हो जाएगा? क्या ओडी हो जाएगा 1/3 ऑफ एडी, विच इज 1/3 ऑफ एडी। एडी की जगह पे क्या रखूंगा? √3/2। क्या रिजल्ट आ जाएगा? a/2 √3। तो एडी की वैल्यू जो आई है, सॉरी ओडी की वैल्यू जो आई है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज ओडी। तो
ओडी की वैल्यू आप साइन 30 डिग्री से भी निकालोगे तो आपको यही मिलने वाला है a/2√3। क्या ये समझा आप? डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो दोनों मेथड आपको क्लियर है। देखो प्योर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दोनों का एप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लियर है ये फंडा एवरीवन? समझा क्या? समझा 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 ये एस्पेक्ट? यस, ये एकदम 100% क्लियर है, राइट? तो ये अपने को एकदम 100% क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? अब देखो इसमें एक और एस्पेक्ट होता है। क्या है वो एस्पेक्ट? देखो वो एस्पेक्ट है कि सपोज हमारे पास ऐसा एक एंगल है और ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे हम कोई भी पॉइंट रखते हैं, पॉइंट लेते हैं और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ऑन द लाइंस, क्या ये दो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी? क्या ये दो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी? एवरीबडी इज सेइंग यस होगी। क्यों होगी? क्या AC इज इक्वल टू CB? आंसर इज यस। व्हाई? कॉन्ग्रुएंसी। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे ट्रायंगल CAO और CBO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं देन वी से दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, CP/CTC। मैं बहुत कुछ बेसिक बात करूंगा, तुम सिर्फ इतना मुझे बताना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CP/CTC? मैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूंगा। CP/CTC का मतलब समझते हो? CP/CTC का फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या C जो पहला C है, डज इट मीन कॉरस्पॉन्डिंग? कॉरस्पॉन्डिंग समझते हो? फिर से सवाल आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पे आ गया हम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग? एंड दिस इज पार्ट्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? एनी आइडिया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये है क्या भला? देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैन बी एंगल्स एज वेल एज साइड्स, दोनों ही हो सकता है। करेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैन बी एंगल्स एज वेल एज साइड्स, कुछ भी हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा? देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, क्या आपको कभी आपने जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है कभी आपने ये सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो अभी सोचना, 2 मिनट सोचना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, है ना? वैसे हम कॉन्ग्रुएंसी जब करते थे तो अपने को कुछ समझ नहीं आता था, SSS SAS AS ASA RHS, अरे बेटा है क्या भला? अब सुनो ध्यान से, मैं जो तो बोल रहा हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैन बी एंगल्स एज वेल एज साइड्स, एनीथिंग कैन बी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अब सुनना, जब तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो तो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा तुम प्रूव करते हो विद गिवन थिंग्स। जो चीजें तुम्हें पता होती है उनसे तुम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, और CP/CTC के माध्यम से तुम वो चीजों को इक्वल करते हो जो पहले क्लियर नहीं थी कि ये इक्वल है या नहीं। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा।
मुझे एक बात बोलो, जब तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो दो ट्रायंगल में, सुनना ध्यान से, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक है ना, ये सब जो 9th 10th के बच्चे होते हैं ना मेरे फाउंडेशन में, उनसे पूछना, वो तुमको समझाएंगे अच्छे से क्या मतलब होता है इसका। तो सुनो ध्यान से, मैं जब तुम्हें ये बोल रहा हूं कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ठीक, तो जब तुम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, क्या जो चीजें दी हुई होती है, जो नोन होती है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्या नोन चीजों को यूज करके तुम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो? उसके बाद सीपीसीटीसी बोल के तुम उन चीजों को इक्वल प्रूव करते हो जो पहले क्लियर नहीं थी कि ये इक्वल है या नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई हिंदी में? भाई साहब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं बेटा ये फिजिक्स का टीचर है या मैथ्स का टीचर है, समझ ही नहीं आ रहा है। मैथ्स भी आता है इनको। बेटा इंजीनियर हूं, आता है, समझे क्या? क्या क्लियर है ये पॉइंट मैंने क्या बोला? तो हमेशा याद रखना कि कॉन्ग्रुएंसी की मदद से तुम, जब कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हो ना तुम, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है दो ट्रायंगल के बारे में, उन्हीं को यूज करके तुम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो। लेकिन सीपीसीटीसी यूज करने, जैसे तुम बोलते हो सीपीसीटीसी, तो तुम उन चीजों को भी इक्वल बोल देते हो जो पहले क्लियर नहीं थी। अब सुनना, सिमिलैरिटी का, सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी के टूल किट में कौन कौन से रूल है बोलो? एस एस एस, ए एस एस, एस ए एस, आर एच एस, ये रूल है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के। हमारे पास टूल किट में ये रूल्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी यूज करेंगे डिपेंडिंग अपन की अपने को क्या नोन है दो ट्रायंगल। एस 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 यूज कर सकते हैं, ए एस ए यूज कर सकते हैं, ए एस यूज कर सकते हैं, एस एस यूज कर सकते हैं। अभी आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पता है, मैं उस पर ज्यादा पे नहीं करूंगा। ए एस ए मतलब आपको समझ में आता है कि एक साइड और उसके छोर पे बने हुए एंगल्स चाहिए। ए एस मतलब दो एंगल इन अ गिवन ऑर्डर और फिर एक साइड। एस एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल और उस एंगल के दोनों छोर में जो साइड्स हैं वो। दिस इज व्हाट इज एस एस का मीनिंग। एस 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 मतलब तीनों साइड्स। आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। क्या मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे होनहार बच्चा कि यही रूल्स क्यों कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी के टूलकिट में होते हैं, कोई और रूल क्यों नहीं बनता? यही रूल्स से तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो ना। कभी अपने आप से पूछा है कि यही रूल्स क्यों, और कोई रूल क्यों नहीं? एंगल 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 क्यों नहीं? एस ए क्यों नहीं? या एस एस ए क्यों नहीं? दो साइड और एक एंगल क्यों नहीं? कभी सोचा है? अच्छा सवाल है ना। अभी जवाब चाहते हो या सोचोगे? अथर्वा, they are for similarity good enough answer, but that is not the true answer, because you know that A is for similarity, that's why you are saying so. But why A is not for congruency, that is the question that you need to answer and understand. ठीक है, सोचना, मैं आंसर अभी दूं या सोचोगे? सोचना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि तुमको कॉन्ग्रुएंसी के टूल किट में कौन सा हथियार यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, एस एस एस, ए एस एस, एस एस, आर एच एस, क्या यूज करना है, तो तुम उसको यूज करोगे। उसको यूज करोगे तो तुम बोल दोगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद फिर तुम बोलोगे सीपीसीटी। अब सुनो, मान लो तुमने एस 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 यूज किया, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो तुमने टूल किट में से एस एस यूज किया, सिलेक्ट किया फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब मान लो तीनों साइड्स इक्वल थे एक ट्रायंगल के दो साइड के बराबर, तो एस एस से तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर तुमने एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा एंगल। साइड का ऑपोजिट क्या होता है? एंगल। इस साइड का ऑपोजिट एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा। इस साइड का ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होगा? सुनो, अगर तुमने जैसे कि एस 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 यूज किया है तो जो साइड्स तुमने यूज की है फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंस जो गिवन थे, उस साइड के ऑपोजिट का एंगल होगा, उस साइड के ऑपोजिट का जो एंगल है वो एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट।
मान लो किसी ने ASA यूज किया, मान लो किसी सिचुएशन में ASA यूज हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? जो एंगल है उसके ऑपोजिट का साइड, जो साइड है उसके ऑपोजिट का एंगल, और जो और एक एंगल है उसके ऑपोजिट का साइड, क्या ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट? समझा? इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैन बी एंगल एज वेल एज साइड्स। मुझे लग रहा है तुम लोग बैफल हो गए, समझा कि नहीं समझा? क्लैरिटी थी? किस लेवल की क्लैरिटी चाहिए? बोलो, समझा? समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? यस सर। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीसीटीसी हमेशा याद रखना। मान लो तुमने एएस यूज किया, फील करना, खुद फील करना, एएस यूज किया, एएस से तुमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अभी सीपीसीटी से तुम क्या प्रूफ करोगे? जो एंगल तुमने यूज किया उस एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। ये एंगल का ऑपोजिट साइड दोनों ट्रायंगल में एएस यूज किया, तो जो एंगल एंगल के बराबर है उस एंगल का ऑपोजिट साइड, और दूसरे ट्रायंगल में उस एंगल का ऑपोजिट साइड, दोनों को बराबर करोगे तुम सीपीसीटीसी से। समझे? समझे? क्लियर है? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आप बोलते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी में तुम बोलते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो आप रेशियोज में बात करते हो सिमिलैरिटी में, बट यहाँ पे आप इक्वालिटी की बात करते हो, दोनों इक्वल है। तो ये डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। क्या मेरी बात समझी आप? तो आपने ये बोल दिया, देखो आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आपने मुझे ये बोल दिया कि सी ए सी बी के बराबर है बाई कॉन्ग्रुएंसी। आप प्रूफ भी कर दोगे कॉन्ग्रुएंसी से। कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे? कौन सा मेथड लगेगा बाय द वे? एएस। एएस कौन सा? करेक्ट। देखो एएस से भी तुम कर सकते हो। देखो ये है थीटा बाई टू, ये है थीटा बाई टू, एक एंगल इक्वल हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल एंगल, और साइड कौन सा लिया? ये ओसी वाला साइड ले लिया जो कॉमन साइड। तो क्या एंगल एंगल साइड से हो गया? दूसरा एक और तरीका है आरएचएस। देखो 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक साइड कौन सा होगा? 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन, और एक साइड कौन सा? अभी और एक साइड को प्रूव करने का बर्डन आ गया आपके ऊपर, आरएचएस। तो आरएचएस से यूज करके तुम प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते? थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या एंगल एंगल साइड इसमें आसानी से होगा? देख आरएचएस का क्या मतलब होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अब तीसरा साइड कौन सा इक्वल है, कैसे पता रहे? तेरे को तो प्रूव ही करना है सी ए सी बी के बराबर। अब तेरे को ओ ए ओ बी दोनों बराबर है, ये कैसे पता चला तेरे को? तेरे को फिर से वो प्रूव करना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक कि ए एस से प्रूव कर लो पहले? ए एस से प्रूव हो गया, तो देख तूने ये वाला एंगल यूज किया है, ये वाला एंगल यूज किया है, और ये साइड यूज किया है। तो देख इस एंगल के ऑपोजिट में क्या सी ए है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से सी ए और सी बी इक्वल हो जाएगा, तेरा काम हो गया। क्या क्लियर है? ये क्लैरिटी है? क्या बात समझी? तो ये भी काम आता है बहुत, ठीक है ना? ये भी बहुत काम आता है। क्या क्लैरिटी है? ये पॉइंट एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तो ये सब एस्पेक्ट आपको ज्योमेट्री का क्लियर होना चाहिए। सो टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। आई होप यू लर्नड सम ओल्ड थिंग्स, कॉन्सेप्ट रिफर्बिश हो गए आपके, और कुछ अच्छी बातें भी आपने सीखी, राइट? सो विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक योर टाइम, बाय।